अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डेवलपमेंट ऑफ रीनल या यूरिनरी सिस्टम। आउटलाइन ये है कि ओवरव्यू देखेंगे कि सिस्टम डेवलप कैसे करता है, किडनीज कैसे डेवलप करती हैं, कैसी अपनी फाइनल ओरिजिनल पोजीशन अटेन करती हैं, ब्लैडर और यूरेथ्रा कैसे डेवलप करते हैं, और उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम की कंजेनिटल या डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी हैं। तो यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट का ओवरव्यू ये है कि ये सिस्टम इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप करता है जो कि एम्ब्रियो की मिडल जर्म लेयर है। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो की 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और ये मेसोडर्म के इंटरमीडिएट पोर्शन से डेवलप करता है। अब डेवलपमेंट के दौरान 3 सक्सेसिव पेयर ऑफ किडनीज अपीयर होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांजिएंटली पहले फर्स्ट पेयर, उसके इन्वोल्यूट होने के बाद सेकंड पेयर, देन थर्ड पेयर अपीयर होता है। इनको प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस कहते हैं। प्रोनेफ्रॉस फर्स्ट वन, देन मीजोनेफ्रॉस, देन द मेटानेफ्रॉस। अब सबसे पहले प्रोनेफ्रॉस अपीयर होता है, फिर डिजनरेट हो जाता है, फिर मीजोनेफ्रॉस अपीयर होता है, टेम्परेरीली फंक्शन करता है डिजनरेट होने से पहले। ठीक है, और उसके बाद परमानेंट किडनीज डेवलप करती हैं मेटानेफ्रोस से, जो बाद में लंबर रीजन में असेंड करती हैं फ्रॉम द पेल्विस। साथ साथ ही यूरोजेनिटल साइनस से ब्लैडर नेक, पिनाइल यूरेथ्रा और वेस्टिब्यूलर वेजाइना डेवलप करता है। इंट्रोडक्शन ये है कि यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं इन डेवलपमेंट। ठीक है, और स्पेशली अर्ली स्टेजेस में यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम कंकरेंटली डेवलप कर रहे होते हैं और सेम ओरिजिन से, लेकिन यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले कंप्लीट होती है। सब वर्टिब्रेट्स में जो किडनीज और यूरेटर्स हैं वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनते हैं, जबकि ब्लैडर और यूरेथ्रा जो हैं वो यूरोजेनिटल साइनस से बनते हैं। ये क्या है, डिटेल से देखेंगे। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि एम्ब्रियो की 3 लेयर्स हैं। ठीक, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, नीचे ये मेसोडर्म है, दरमियान में ये जो पोर्शन है इसको हम मेसोडर्म कहते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इस मेसोडर्म का भी जो मिडल पोर्शन है जो यहाँ 2 सिलेबल है, ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट मेसोडर्म कहते हैं। इसमें सारा रीनल सिस्टम डेवलप करना है। किडनीज की डेवलपमेंट में जैसे कि हमने बात की थी कि 3 ओवरलैपिंग सीक्वेंशियल सिस्टम्स हैं, प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस। इस सब के सब यूरोजेनिटल रिज से राइज करते हैं। ठीक है, यूरोजेनिटल रिज एक छोटी सी एलिवेशन है जिसने यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम को डेवलप करना है। ठीक, सबसे पहले प्रोनेफ्रॉस आ जाते हैं। प्रोनेफ्रॉस क्या है, ये 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में अपीयर होते हैं और एम्ब्रियो के सर्वाइकल रीजन में बनते हैं। ठीक है, जबकि जो एडल्ट किडनी है वो आपको लंबर रीजन में मिलेगी। ठीक, लेकिन जो प्रोनेफ्रॉस और सर्वाइकल रीजन में डेवलप करते हैं, अभी बनते कैसे हैं, जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है उसकी सेगमेंटेड डिवीजन होती हैं और वो ट्यूब्यूल्स बनाती हैं जिनको हम प्रोनेफ्रॉस या नेफ्रोटोम्स कहते हैं। देखिए कि ये जो ग्रीन से है ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म लेबल्ड है, इसकी इस तरह की ट्यूब्यूल्स बनती हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं, फिर ये सब सेगमेंट्स कंबाइन करके प्रोनेफ्रिक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये सारे छोटे सेगमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल डक्ट बनाते हैं जिसको हम प्रोनेफ्रिक डक्ट बनाते हैं। और ये डक्ट सर्वाइकल रीजन जहाँ से ये ओरिजिनली डेवलप करना शुरू किया था वहाँ से लेकर क्लोका तक, जो कि डिस्टल एंड ऑफ एम्ब्रियो है, जो एक्सक्रीटरी पोर्शन है एम्ब्रियो का, वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये सिस्टम नॉन फंक्शनल होता है और बाय द एंड ऑफ 4th वीक रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि अगर ये फंक्शनल नहीं होता तो उसको डेवलप करने का फ़ायदा क्या। ये सिस्टम डेवलप होने के बाद जो सेकंड सीक्वेंशियल सिस्टम है मेसोनेफ्रॉस, उसकी डेवलपमेंट को प्रोवोक करता है। ठीक, मेसोनेफ्रॉस की बात करते हैं तो ये जहाँ प्रोनेफ्रॉस यानी कि सर्वाइकल रीजन में डेवलप कर रहा था उससे ये इंफीरियरली डेवलप करता है। ठीक है, और ये थोरैकोलम्बर रीजन में डेवलप करता है। तरीका इसका भी यही है। मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स किस तरह बनेंगी, इंटरमीडिएट मेसोडर्म की ट्यूब्यूल्स बनेंगी। ठीक है, वो सब कंबाइन करके मेसोनेफ्रिक डक्ट बनाएंगी। अब मेसोनेफ्रिक डक्ट जब डेवलप हो रही होती है साथ साथ ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उससे डॉर्सल एओर्टा से कैपिलरीज जो हैं वो भी इन डेवलपिंग मेसोनेफ्रिक डक्ट्स का एक पोर्शन बन जाती हैं। ठीक है,
और ये वाला जो सिस्टम है ये प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है और फंक्शनल भी होता है, लेकिन इसकी ट्यूब्यूल्स भी बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ इन्वोल्यूट या रिग्रेस हो जाती हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पर एडिशनल है वो ये है कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट बनती है उसमें यूरिटेरिक बड बनता है कॉर्डली। ठीक है, वो क्या चीज़ है, ऐसे छोटा सा बड बनता है जिसने बाद में यूरेटर बनाना है। ठीक है, और यही बाद में डेफिनेटिव किडनी की डेवलपमेंट को इंड्यूस कराएगा। एम्ब्रियोलॉजी में एक चीज़ होती है कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों की डेवलपमेंट को प्रोवोक करते हैं। जैसे यहाँ पर यूरेटेरिक बड जब तक इंटरमीडिएट मीजोडर्म में नहीं आएगा तब तक इंटरमीडिएट मीजोडर्म जिसने डेफिनेटिव किडनी बनानी है, जिसको मेटानेफ्रोजेनिक प्लास्टीमा कहते हैं, वो किडनी की डेवलपमेंट शुरू नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मीजोनेफ्रॉस से यूरेटेरिक बड का बनना डेफिनेटिव किडनी बनाने के लिए एक इंड्यूसर है या इंडिकेटिव सिग्नल है। ठीक, मेटानेफ्रोस जो है वो फाइनली डेफिनेटिव किडनी बनाते हैं और ये 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में अपीयर हो जाते हैं, यानी कि अभी मीजोनेफ्रोस मिल्यूट नहीं हुए होते, साथ साथ ही मेटानेफ्रोस की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है और ये अराउंड 12th वीक ऑफ लाइफ के 3rd मंथ ऑफ फीटल लाइफ में फंक्शनल हो जाते हैं। यूरेटेरिक बड का जो पोर्शन मीजोनेफ्रिक डक्ट से ओरिजिनेट हुआ था वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म के कॉर्डल रीजन के साथ कांटेक्ट करता है और उसी रीजन से फाइनल किडनी डेवलप होनी, उसी को हम मेटानेफ्रिक प्लास्टीमा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेटानेफ्रिक प्लास्टीमा है इसके कलेक्टिवली दो कंपोनेंट्स हैं। एक सिस्टम को हम कलेक्टिव सिस्टम कहते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम, एंड द अदर वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप देखिए अगर एडल्ट किडनी में भी ये दो ही सिस्टम होते हैं, एक कलेक्टिंग सिस्टम है यानी कि जो यूरिन की फॉर्मेशन और कलेक्शन करता है, और उसके बाद फिर उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो फॉर्म्ड यूरिन को एक्सक्रीट कराता है। अब जो कलेक्टिंग सिस्टम है ये उसी यूरिटेरिक बड से बनेगा जो मीजोनेफ्रिक डक्ट से ओरिजिनेट हुआ था, बड बनी थी। ठीक है, यूरिटेरिक बड। अब यही बड जो है ये डायलेट होकर यूरेटर भी बनाता है, रीनल पेल्विस भी बनाता है, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनाता है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक का जो पोर्शन है ये सारा यहाँ से बनता है यूरेटेरिक बड से। अगर ये बड ज़्यादा जल्दी स्प्लिट हो जाए, ठीक है, तो दो यूरेटर्स बन सकते हैं या फिर ये हो सकता है कि दो रीनल पेल्विसेस बन जाएं जो एक ही यूरेटर से कनेक्टेड हो। ठीक है, इस यूरेटर की जो प्रॉपर डेवलपमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि यूरेटर की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये मेटानेफ्रिक प्लास्टीमा वाले पोर्शन से बनेगा। ठीक है, कलेक्टिंग सिस्टम बड से बना था और एक्सक्रीटरी सिस्टम इंटरमीडिएट मीजोडर्म के पोर्शन मेटानेफ्रिक प्लास्टीमा से बनेगा। अब जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है कलेक्टिंग सिस्टम की, उसके ऊपर मेटानेफ्रिक टिश्यू की कैप या कवरिंग होती है। ठीक है, और ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं ये डेवलपिंग ग्लोमेरुलाई के साथ मिलकर पूरा एक नेफ्रॉन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि जो मीजोनेफ्रॉस डेवलप हो रहा था उसने डोर्सल एओर्टा से टफ्ट ऑफ कैपिलरीज लिया, और ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस भी एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो फिल्ट्रेशन का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट साथ साथ हो रही है। अब जो इस एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल एंड है वही बोमेंस कैप्सूल बनाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अराउंड, और इसका डिस्टल एंड एक्सपैंड होकर लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाएगा जो कि नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि मेटानेफ्रॉस से ही दोनों सिस्टम बने, कलेक्टिंग सिस्टम और एक्सक्रीटिंग सिस्टम। कलेक्टिंग सिस्टम में यूरिन का कलेक्टिंग सिस्टम था, एक्सक्रीटरी में यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन का और एक्सक्रीशन का सिस्टम है सारा। ठीक, इस पिक्चर से देखें आप कि एक यूरिटेरिक बड है, येलो से जो शो किया, जो डार्क पर्पल से, ये क्या है, मेटानेफ्रिक मीजनकाइम या मेटानेफ्रोजेनिक प्लास्टीमा है। ठीक है, अब देखेंगे ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि यूरिटेरिक बड जहाँ डेवलप हो रही होती है उसके ऊपर मीजनकाइमल कैप होती है। ठीक, ये साथ साथ डेवलप होता जा रहा है, जैसे जैसे बडिंग होती जा रही है यूरिटेरिक बड मजीद साइज में इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे साथ में मेटानेफ्रोजेनिक मीजनकाइम या मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा की में भी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, पहले कैप की तरह, फिर कॉमा शेप बनता है, फिर एस शेप बनता है, और देखिए बाद में इसने वुमेन्स कैप्सूल बनाया है। ठीक है, और एडल्ट किडनी की फॉर्म में देखें तो किस तरह ये बडिंग होती जा रही है, साथ साथ मीजनकाइमल टिश्यू भी डेवलप करता जा रहा है, और फाइनल फिर ये पिक्चर दे रही है। रीलोकेशन ऑफ किडनीज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 6th वीक से लेकर 9th वीक ऑफ फीटल लाइफ में जो मेटानेफ्रिक किडनीज हैं
वो अपने आप को रीलोकेट करती हैं। तो रीलोकेट करने का ये मतलब है कि एडल्ट पोजीशन को अटेन करती हैं, क्योंकि किडनी की डेवलपमेंट होती ज़्यादा लोअर है पेल्विस में, लेकिन जो फाइनल पोजीशन है किडनीज की वो लंबर रीजन है। अब ये जो है डॉर्सल एओर्टा का पाथ फॉलो करती है, ठीक है, डॉर्सल एओर्टा के दोनों साइड्स पर ये असेंड करती हैं। अब इस रीलोकेशन में 3 मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, ठीक, जो कंकरेंटली हो रहे हैं। एक तो असेंशन है, यानी कि असेंड होना, मीडियल रोटेट होना, और रिवस्कुलराइजेशन होना, यानी कि ब्लड सप्लाई चेंज होना। सबसे पहले ये होगा कि किडनी मतलब कंकरेंटली हो रहा है, लेकिन फर्स्ट प्रोसेस ये है कि किडनीज जो हैं वो सैक्रल रीजन या लोअर पेल्विक रीजन से लंबर रीजन में असेंड करती हैं। साथ में ही किडनी का जो हाइलम है, जहाँ से किडनी के अंदर रीनल आर्टरी इंटर कर रही है, रीनल वेन एग्जिट कर रही होगी, और जहाँ पर यूरेटर होगा, ठीक है, वो हाइलम वाला पोर्शन जो पहले वेंट्रली फेस कर रहा था बॉडी के फ्रंट की तरफ, वो मीडियली रोटेट करेगा और अब वो डॉर्सल एओर्टा को फेस करेगा, जो कि फाइनल एडल्ट किडनी में होता है। थर्डली, जो असेंडिंग और मीडियल रोटेशन के साथ साथ प्रोग्रेसिव रिवस्कुलराइजेशन होगी, ठीक है। प्रोग्रेसिव रिवस्कुलराइजेशन का मतलब है कि डॉर्सल एओर्टा से आर्टरीज स्प्रूट करती रहेंगी, बनती रहेंगी, और जैसे जैसे किडनी असेंड करती जाएगी, जो लोअर लेवल पे आर्टरी है वो रिग्रेस करती जाएगी और एक अपर लेवल से ब्लड सप्लाई अटेन करती जाएगी, ठीक है, हत्ता कि किडनी अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचे लंबर रीजन में, और वहां पर फिर ओरिजिनल रीनल आर्टरीज आएंगी, ठीक है। ये सारा सीक्वेंस है। पहले किडनी पेल्विस में है तो उस लेवल से डॉर्सल एओर्टा से ब्लड सप्लाई ले रही है। जैसे जैसे वो असेंड करती जा रही है, एक स्टेप हायर लेवल पर एक नई ब्लड वेसल ले रही है, अनटिल के ये अपनी फाइनल पोजीशन में लंबर रीजन पे पहुंच जाए, और वहां पर लंबर लेवल पर एओर्टा से फाइनल ओरिजिनल रीनल आर्टरीज ओरिजिनेट करें, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर किडनीज देखें कितना लोअर लेवल पर है, और ये इसी लेवल पे आप देखिए यहाँ पर ये कॉमन आइलिक आर्टरी से, जो कि डॉर्सल एओर्टा की टर्मिनल ब्रांचेज हैं, उससे ब्लड सप्लाई अटेन कर रही है। फिर उससे एक स्टेप ऊपर आते हैं, यहाँ पर किडनी असेंड करती जा रही है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल का लेवल देखिए ये भी ऊपर आ गया है। फिर किडनी जो है वो एब्डोमेन में असेंड करती जा रही है, तो ब्लड सप्लाई का लेवल भी ऊपर आ गया, और पुरानी जो रीनल आर्टरीज हैं वो इन्वल्यूट हो गई हैं। उसके बाद फिर एक स्टेप ऊपर आकर जब किडनी फाइनल अपनी जगह पर आ गई, जिसने एडल्ट पोजीशन अटेन करनी, तो यहाँ अब ये एब्डोमिनल एओर्टा से ब्लड सप्लाई ले रही है, जो कि रीनल आर्टरीज है, ठीक। अब राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली नीचे होती है। रीज़न आपको पता है कि राइट साइड पर लिवर होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि रीलोकेशन के दौरान जो एक्सक्रीटरी कलेक्टिंग पोर्शन है वो साथ साथ बन रहे होंगे, ठीक है, मतलब रीलोकेशन भी हो रही है और एक्सक्रीटरी कलेक्टिंग पोर्शन मेटानेफ्रिक किडनी के साइड बाय साइड हो रहे हैं सारे, और मीजोनेफ्रिक सिस्टम की टेम्परेरी फंक्शनिंग भी उसी टाइम हो रही है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि जब किडनी असेंड करती है तो यूरेटर की लेंथ बढ़ती जाती है। इनिशियली जब किडनी बनी थी, आपको पता है कि बहुत लोअर लेवल पर मीजोनेफ्रिक डक्ट से यूरेटेरिक बड बना था छोटा सा, तो अब किडनी क्योंकि असेंड करी तो साथ साथ यूरेटर को भी लेकर आ रही होती है, इसलिए अब यूरेटर की फाइनल लेंथ पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्लैडर और यूरेथ्रा कैसे बनते हैं? जो ब्लैडर और यूरेथ्रा है यूरिनरी सिस्टम के, ये एक स्ट्रक्चर से बनते हैं जिसका नाम है क्लोएका। ये हाइंड गट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि खुद क्या है, क्लोएका ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का वेस्ट कलेक्ट करने का कंबाइंड चैम्बर है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है और फीकल एक्सक्रीशन है, उसके पाथवे सेपरेट नहीं होते, कॉमन चैम्बर होता है जहाँ यूरिन भी आता है और जहाँ पर फीकल मैटर भी आता है, उसको क्लोएका कहते हैं, ठीक है। 4 से 7 वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये क्लोएका जो है यूरोरेक्टल सेप्टम के आने से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि यूरिनरी पोर्शन को अलग किया जाए और रेक्टल पोर्शन को अलग किया जाए। अब जो इसका एंटीरियर पोर्शन है क्लोएका का, जिसको यूरोजेनिटल साइनस कहते हैं, यही ब्लैडर बनाता है, ठीक है। इसी ने यूरेथ्रा बनाना है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पोर्शन बनाना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जेनिटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम साइड बाय साइड डेवलप हो रहा होता है, इसलिए जो टर्मिनल एंडिंग है, जैसे आपने देखा कि यूरिनरी एक्सक्रीशन सिस्टम और फीकल एक्सक्रीशन सिस्टम दोनों पेरिनियम में खुलते हैं, तो इसी तरह यानी कि एनस और यूरेथ्रा, तो इसी तरह डेवलपमेंट में भी एक ही स्ट्रक्चर क्लोएका के डिवाइड होने से यूरिनरी और रेक्टल सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है।
अभी यही इसी यूरोजेनिटल साइनस जो कि क्लैका का इंटीरियर पोर्शन है, इसी से ब्लैडर बन रहा है, इसी से यूरेथ्रा बन रहा है, कुछ रिप्रोडक्टिव पोर्शन बन रहा है फीमेल ट्रैक का, मेल्स में प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनता है। उसके अलावा इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कुछ पोर्शन बनाता है और मेल्स का स्पॉन्जी यूरेथ्रा बनाता है। अब इसकी जो बैक साइड है क्लोएका की या एनल पोर्शन है, इसके बारे में ये है कि यूरिनरी ब्लैडर को इनिशियली एक स्ट्रक्चर ड्रेन करता है जिसका नाम एलेंटॉयस है। एलेंटॉयस क्या चीज़ है? एलेंटॉयस जो है ये हाइंड गट से, जहाँ से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डेवलप होता है ना, हाइंड गट से, उसका एक पोर्शन है, ठीक है। इसमें फीटल मेम्ब्रेन की लाइनिंग है सारी, और इसी ने बाद में एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसका नाम है यूरेकस, ठीक है। और यूरेकस फिर एडल्ट में क्या रोल प्ले करता है, ये जो एपेक्स ऑफ ब्लैडर से लेकर प्यूबिक रीजन तक एक अम्बिलिकस तक एक लिगामेंट है ना, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, वो बना रहा होता है ये, ठीक है। तो इनिशियली पहले ये स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है एलेंटॉयस, यूरिनरी ब्लैडर को ड्रेन कर रहा होता है, लेकिन अडल्ट में सिर्फ ये एक रेमिनेंट के तौर पर, एक लिगामेंट के तौर पर एग्जिस्ट करता है जब प्रॉपर यूरिथ्रा और एक्सक्रीटिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ब्लैडर यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, इसके अंदर मीजोनेफ्रिक डक्ट का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है जाकर, जिसको वोल्फियन डक्ट कहते हैं, और इसी ने बाद में ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर बनाना है। तो एक चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए कि एडल्ट्स में एम्ब्रियोनिक जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके कौन से रेमिनेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये टास्क है आप लोगों के लिए, ठीक। तो यही अब ट्राइगोन बनेगा ब्लैडर का। अब जो यूरिटर्स हैं जो मीजोनेफ्रिक डक्ट से बने थे वो भी ब्लैडर की बेस में इंटर करते हैं इसी ट्राइगोन के साथ, क्योंकि देखिए कि यही मीजोनेफ्रिक डक्ट थी जिनसे यूरिटेरिक बड बन रही थी, और इसी ने ट्राइगोन बनाना है एडल्ट ब्लैडर का। इसी वजह से ट्राइगोन के अंदर यूरिटर की ओपनिंग है, ठीक है। अब देखिए कि एनाटमी कैसे एम्ब्रियो से रिलेट होती है। इस पॉइंट की दफ़ा रिपीट करूंगी। मीजोनेफ्रिक डक्ट के कॉर्डल पोर्शन से यूरिटेरिक बड बनी थी जिसने इंड्यूस किया मेटानेफ्रोजेनिक मीजोडर्म को कि वो किडनी बनाए। उस यूरिटेरिक बड ने खुद यूरिटर बनना था। उसी का जो पोर्शन है मीजोनेफ्रिक डक्ट वो एडल्ट ब्लैडर का ट्राइगोन बन गया, ठीक है। वो एब्जॉर्ब हो गया था यूरोजेनिटल साइनस में, और उसी ने ट्राइगोन बनना है। यही वजह है कि यूरिटर्स जो हैं वो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर में आकर ओपन अप होते हैं, ठीक। अब फाइनल जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं एडल्ट ब्लैडर में, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस होने की पहले जो है आप देख लें कि एक दफ़ा क्लैका और एलेंथॉइस और यूरोडेक्टल फोल्ड ये क्या चीज़ें है, ठीक है। क्लैका क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कंबाइन ओपनिंग है यूरिनरी सिस्टम की और फीकल सिस्टम की इन एम्ब्रियो। एलेंटॉइस क्या है? ये इसी का एक पोर्शन है मेम्ब्रेन लाइन, ठीक है, जिसने ब्लैडर को ड्रेन करना है। अभी यूरोरेक्टल फोल्ड है जो ऊपर से आ रहा है और इसने सेपरेट कर देना इन दोनों स्ट्रक्चर को। अब क्या है, पीछे का जो पोर्शन है वो रेक्टम बन गया और फ्रंट का जो पोर्शन है वो यूरोजेनिटल साइनस बन गया, जिसने एक तो यूरिनरी ब्लैडर भी बनाना है और कुछ जेनिटल पोर्शन को भी डेवलप करना है, ठीक। इस पिक्चर में दोबारा क्लिक कर, ठीक है। सेप्टम के आ जाने से, सेपरेट हो जाने से रेक्टम बनी है, फ्रंट वाला पोर्शन जो है वो यूरोजेनिटल साइनस, जिसने फेलस जो है ये जेनिटल ऑर्गन्स बनाएगा यहाँ पर। ये मेल और फीमेल में ब्लैडर और यूरेथ्रा के कुछ डिफरेंसेस हैं। मेल में जब किडनीज असेंड करती हैं एब्डोमेन में तो यूरेटेरिक ओपनिंग क्रैनियली मूव करेंगी। फीमेल में भी यही चीज़ होगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ से आएगा कि मेल में जो मीजोनेफ्रिक डक्ट हैं, वोल्फियन डक्ट, वो कॉर्डली मूव करेंगी, ठीक है, और ज़्यादा करीब आकर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बनाएंगी और उसके अलावा इजैक्यूलेटरी डक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, जो कि जेनिटल सिस्टम का एक पोर्शन है। लेकिन फीमेल में मेजोनेफ्रिक डक्ट का वो हिस्सा, एक तो वो है जो ट्राइगोन बनाएगा, उसके अलावा का जो हिस्सा है वो डीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेस्टिकुलर एंड्रोजन्स नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है कि वो उसकी फर्दर ग्रोथ को स्टिमुलेट करें। देखिए एम्ब्रियो में एक रूल है कि जिस चीज़ को कोई भी स्टिमुलस नहीं मिलेगा वो डिजनरेट कर जाती है या इन्वोल्यूट कर जाती है। अब क्योंकि फीमेल जो फीटस है उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो इसलिए ये डक्ट्स डीजनरेट कर जाएंगी, जबकि मेल फीटस में होगा तो वो इजैकुलेटरी डक्ट्स बनाएंगी। यूरेथ्रा की बात करें तो जो प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ये सारे का सारा पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से बनेगा, ठीक है, और स्पॉन्जी यूरेथ्रा उसी के फैलिक पार्ट से बनेगा। लेकिन फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है तो वो सिर्फ पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, ठीक है, फैलिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता यहाँ पर। अब ये कि यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंटल एनोमलीज क्या हो सकती हैं।
इन पढ़ने से पहले एक दफ़ा रिकॉल करते हैं कि रीनल डेवलपमेंट इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि यूरेटेरिक बड जो है वो मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम को इंड्यूस कराए, ठीक है। यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम का इंटरेक्शन हो जिससे ऑर्गेनोजेनेसिस इंड्यूस होती है, ठीक है, नेफ्रॉन्स बनते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम बनता है। अब ये प्रोसेस जहाँ भी इंटरप्ट होता है उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। इसमें सबसे पहले ये रीनल एजेनेसिस की किडनीज बनने ही ना टोटली, रीनल हाइपोप्लेजिया की किडनी कंजेनिटली छोटी हो जिसके अंदर नेफ्रॉन्स कम हो, यानी कि फंक्शनल यूनिट कम हो लेकिन आर्किटेक्चर उसका नॉर्मल हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर लेकिन लेस फंक्शनल ड्यू टू लेस नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक। रीनल डिस्प्लेजिया, इसमें डिस्प्लेजिया का मतलब है कि बैडली फॉर्म्ड या माल फॉर्म टिश्यू हो यहाँ पर। फिर रीनल हाइपोडिस्प्लेजिया जिसमें किडनी का साइज भी छोटा और फीचर्स भी डिस्प्लास्टिक है। अगर यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस हो यानी कि एक किडनी एब्सेंट हो तो ये रिलेटिवली कॉमन भी है लेकिन एसिम्टोमेटिक होता है। वजह ये है कि जो दूसरी किडनी होती है वो हाइपरट्रॉफी होके इतना फंक्शन कर लेती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक्सक्रीशन के लिए काफ़ी होती है। इसलिए अनलेस आप इन्वेस्टिगेट करवाओ किसी और वजह से, और ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है कि एक किडनी एब्सेंट है, ठीक है। अगर जो एक दूसरी किडनी मौजूद है वो नॉर्मल फंक्शनल है तो नहीं पता चलता कि किडनी एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन जब भी कभी किडनी एब्सेंट होगी तो उसके साथ कुछ और अनोमलीज भी एसोसिएटेड होती हैं, ठीक। जैसे कि ऐसे फीटस में, ऐसे ह्यूमन बीइंग में अम्बिलिकल आर्टरी भी सिंगल होगी, उसमें ज़ाहिर अगर किडनी नहीं बनी तो यूरेटर भी एब्सेंट होगा क्योंकि यूरेटेरिक बड होती तो वो इंड्यूस करवाती मेटानेफ्रिक मीसेनकाइम को कि किडनी बनाए, ठीक है। उस साइड का मेल्स में वास्ट डेफरेंस जो कि जेनिटल स्ट्रक्चर है वो भी एब्सेंट होगा, और जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे वेजिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स होगा यानी कि ब्लैडर से यूरिन जो है वो यूरेटर में बैक फ्लो करेगा प्रेशर की वजह से। अगर दोनों साइड से किडनी नहीं बनेगी तो ये वैसे लाइफ के साथ कंपेटेबल नहीं है क्योंकि दोनों किडनीज अगर एब्सेंट होंगी तो ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो न्यूनेट्स होते हैं वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन हुई ज़्यादातर एक सिंड्रोम के साथ एग्जिस्ट करती है जिसको पोर्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब इस सिंड्रोम के फीचर्स ये हैं कि इसमें दोनों किडनीज एब्सेंट है और लंग्स भी डेवलप नहीं करेंगे। वजह यह है कि जब किडनीज नहीं होती तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका आप कह लें कि रिन्यूअल नहीं होता, क्योंकि फीटस में ये है कि फीटस अपना एमनियोटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ड्रिंक करता है, उसी को यूरिनेट करता है, इसी तरह वॉल्यूम जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वो मेंटेन किया जाता है। अब अगर फीटस उसको एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन उसकी किडनीज बनी ही नहीं है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, तो टाइम के साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो तो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज आती है। चेस्ट भी ग्रो नहीं करती, इस वजह से लंग्स भी एक्सपैंड नहीं करते, ग्रो नहीं करते, और उसके अलावा और भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज, इवन लिम्स भी प्रॉपर डेवलप नहीं करते क्योंकि कंपार्टमेंट ही छोटा हो जाता है जिसमें ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पिक्चर बनती है, इसको हम पोर्टर फेसिस कहते हैं। ऐसे बच्चों की आंखें जो हैं वो दूर होती हैं, इसी के डिफरेंस डिस्टेंस ज़्यादा होता है दोनों आंखों में, एपिकेंथिक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ क्या। उसके अलावा उनकी नोज जो है वो ब्रॉड होती है, कंप्रेस्ड होती है, और ऐसे बच्चे थोड़ी ही टाइम बाद बर्थ के एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा कि किस तरह के फेस इनके, कि कान इनके नीचे हैं, नोज इनकी बीक्ड है, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट जो है ना, इसको मैं दोबारा हाईलाइट करती हूँ, इसको कहते हैं एपिकेंथिक फोल्ड, ठीक है। ऐसे इनके फोल्ड्स होते हैं आंखों के, और आंखें जो हैं थोड़ी सी स्लांटिंग होती हैं इस तरह करके, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, यानी कि लंग्स छोटे होंगे, रिस्पायरेटरी फेलियर होगा, लिम्ब डिफॉर्मिटीज होंगी। रीनल हाइपोप्लेजिया क्या है कि किडनी जो है स्ट्रक्चर नॉर्मल है लेकिन साइज छोटा है। अब अगर ये यूनिलेटरल है तो ये भी इंसिडेंटल फाइंडिंग है, आपको नहीं पता चलता, दूसरी किडनी कॉम्पनसेट कर लेती है। लेकिन अगर बायलेटरल होगा तो ऐसा पेशेंट रीनल फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, यानी कि उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, उसका ओलिग्यूरिया होगा, यूरिन कम बनेगा, और सारे साइंस जो क्रॉनिक रीनल फेलियर में होते हैं उनके साथ प्रेजेंट करेगा। रीनल डिस्प्लेजिया ये है कि किडनी जो है वो माल फॉर्म के बैडली फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर नॉर्मल ना डेवलप हो सके। अब इसमें सबसे कॉमन जो कंडीशन है वो है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। यहाँ पर किडनी के बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड सिस्ट क्या चीज़ है, फ्लूइड फिल्ड सैग बन जाते हैं। या आप न्यूबॉर्न बेबी में अगर ये किडनी हो ऐसे तो आप इसको एब्डोमिनल मैस के तौर पे, कि एब्डोमिन में कोई मैस लाइक स्ट्रक्चर, आप इसको ऐसे पेल्पेट कर सकते हैं, ठीक है।
ये कंजेंटल किडनी है कंडीशन है, इसमें बहुत सारी सिस्ट हैं। वो सिस्ट जो है वो क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्म नहीं है इसलिए वो फंक्शन भी नहीं करेंगे। ज़्यादातर ये कंडीशन रीनल मतलब यूरिलेटरल होती है, एक साइड पे होती है, लेकिन अगर बायलेटरल होगी तो ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ है। और ऐसी किडनीज में ट्यूमर्स हो जाने का जो खदशा है वो भी तकरीबन 1 in 333 है। ठीक है, यानी कि ऐसी जो किडनी जो कि डिस्प्लास्टिक है जिसमें सिस्ट हैं उसमें ट्यूमर होने का खतरा भी ज़्यादा है। इस पिक्चर में देख सकते हैं हम नॉर्मल को कंपेयर की, देखिए सिस्टिक देखें टोटली डिसफिगर्ड सा स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन का सिस्टम ही नहीं है। हॉर्सशू किडनी ऐसी है नॉर्मली बच्चों जिसमें एक तो किडनी असेंड नहीं होगी, ठीक, उसके अलावा ये चीज़ होगी कि उसके जो लोअर पोल्स हैं, ज़्यादातर लोअर, वैसे अपर पोल्स भी होते हैं, लोअर पोल्स फ्यूज़ हो जाएंगे। अब फ्यूजन की वजह से ही ऐसी किडनी असेंड नहीं करती क्योंकि ये किडनी फिक्स होती है। ठीक है, इस लेवल पर, फोर्थ नंबर वर्टिब्रा के लेवल पर, और इसकी सबसे कॉमन साइट है जहाँ पर आपको ऐसी हॉर्स शू किडनी मिलेगी। हॉर्स शू क्यों कहा गया, आपको पता है कि हॉर्स शू की ये वाली शेप होती है इस तरह। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछी जाने वाली कंडीशंस में से एक है। अक्सर इसकी पिक्चर एग्जाम में आती है और आपसे आइडेंटिफाई करके इसके फीचर्स बताने को कहा जाता है। यूरेटर की क्या अनोमलीज हैं? यूरेटर की अनोमलीज हो सकती हैं कि जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो। ठीक है, यूरेटर पेल्विक जंक्शन पे ब्लॉकेज हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, जहाँ ये ब्लैडर में इंटर कर रहा है वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, या यूरेटेरो सील बन जाए। वो क्या है कि जहाँ पर यूरेटर ब्लैडर के अंदर इंटर कर रहा है वहाँ पर अगर इंट्रेंस छोटी हो तो प्रेशर पड़ने से साइज इंक्रीज हो जाता है यूरेटर का। ठीक है, या फिर ये हो कि यूरेटर जो है वो किसी एबनॉर्मल जगह पर ब्लैडर के अंदर आके इंटर हो, या ब्लैक फ्लो होता हो यूरिन का यूरेटर्स में, या फिर ये भी है कि सिंगल किडनी को 2 यूरेटर्स ड्रेन करते हो एक ही बजाय। ठीक है, देखिए नॉर्मल ये है ना कि एक यूरेटर ड्रेन कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ये नॉर्मलिटी है कि ऊपर से ये पार्शली बाइफिड है, डिवाइडेड है, नीचे से डिवाइडेड है, कंप्लीट बाइफिड यूरेटर है, 2 अलग अलग यूरेटर्स हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है। देखें कि किस तरह यहाँ पर डायलिटेशन हुई हुई है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन थी तो बैक प्रेशर की वजह से यूरेटर डायलेट कर गया। ठीक है, उसके अलावा एक्टोपिक पोजीशन पे ओपनिंग है इसकी, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्टोपिक यूरेटर है, ट्राइगोन के अलावा इसकी ओपनिंग है। ठीक है, बैक फ्लो के एक स्ट्रक्चर बनने की वजह से, नैरोइंग होने की वजह से बैक फ्लो है जिसकी वजह से किडनी का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया। और इसके अलावा बैक फ्लो की वजह से एक तो यूरेटर का साइज ज़्यादा है, डुप्लीकेटेड यूरेटर है, और इसके अलावा देखिए यूरेटेरो सील कहते हैं इसको, कि यूरेटर की सैक लाइक डायलिटेशन हो गई है आगे से नैरोइंग होने की वजह से। यूरिनरी ब्लैडर की एबनॉर्मेलिटीज़ में जो सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी है उसको ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी कहते हैं। इसमें यह होता है कि एम्ब्लाइकस से लेकर पेरिनियम तक जो बॉडी की मिड लाइन है वो क्लोज नहीं होती। ठीक है, मिड लाइन क्लोजर फेलियर होता है, इसकी वजह से ब्लैडर का जो म्यूकोजा वो एब्डोमिनल स्किन के साथ कंटिन्यूस होता है। सिम्फिसिस प्यूबिस भी सेपरेट होता है, और इवन के जेनिटेलिया भी बाइफिड होते हैं। ब्लैडर आपको प्यूबिक रीजन से ऊपर बाहर पड़ा हुआ नजर आता है ब्लैडर का म्यूकोजा। ठीक है, और ब्लैडर जो है बजाय यूरिथ्रा से ड्रेन करने के डायरेक्टली ड्रेन करता है, ड्रिबल करता रहता है। अब इसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है कि ब्लैडर को आप नॉर्मली प्रेस करें, स्किन को क्लोज करें, लेकिन अक्सर ऐसी ब्लैडर को रिपेयर करने के लिए, ब्लैडर की स्पेस इंक्रीज करने के लिए भी सर्जरीज करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि ब्लैडर का मसल भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता कि वो अकोमोडेट कर सके ज़्यादा यूरिन को। ठीक है, ब्लैडर रिजर्वायर बढ़ाने के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज करनी पड़ जाती है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखें कैसे ब्लैडर जो है वो बाहर मौजूद है, ब्लैडर का म्यूकोजा एब्डोमिनल वॉल के साथ फ्यूज है। फिर इसकी देखें रिकंस्ट्रक्शन की गई है कैसे, कि इसको अंदर प्लेस करके सारे विस्ट्रा को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। यूरिथ्रा की नॉर्मलीज में सबसे कॉमन यही है कि यूरिथ्रा में एक्स्ट्रा टिश्यू प्रेजेंट हो जो कि यूरिन के फ्लो को ब्लॉक करे। ठीक है, इनको यूरिथ्रल वॉल्व कहते हैं। ज़्यादातर ये वॉल्व जो है ये बैक साइड पे होता है, तो इसलिए पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा टिश्यू के होने की वजह से क्या हुआ है कि यूरिथ्रा डायलेट हो गया, बैक फ्लो की वजह से ब्लैडर का मस्कुलर मैस भी बढ़ गया है, क्योंकि वो इतने सारे यूरिन को अकोमोडेट करने की वजह से, इतने प्रेशर की वजह से ब्लैडर का साइज भी इंक्रीज हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।